नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर यह नोट्स है, यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। और इसमें हम देखेंगे इतिहास यानी भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखेंगे। और यह पीटी स्पेशल है, यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और यह देखें तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ री एग्जाम 2023, जिसका री एग्जाम आयोग जो है 27 जुलाई 2025 को घोषित किया है, उसके लिए अंक अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो एसपीएससी के अंतर्गत यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही यूपीएससी, एसएससी और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को देखते हैं, यानी माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप जो है जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। और इसमें इंडेक्स के रूप में देखें तो हमने प्राचीन भारत पर आधारित यह जो टॉपिक है, इस पर आधारित जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड है और प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप सर्च करके इस चैनल पर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखें तो महमूद गजनवी का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य में धार्मिक आंदोलन पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में देखेंगे मराठा यानी मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य होगा। तो आज के लेक्चर में शामिल होगा मुगल साम्राज्य को हम देखते हैं, इसके बाद मराठा साम्राज्य होगा। तो मध्यकालीन भारत यानी मिडुअल इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। इसके बाद आधुनिक भारत में भी इन टॉपिकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर, आप इसको देखते रहिए। तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखें जो टॉपिक है या नोट्स है, उस पर महत्वपूर्ण लेक्चर जो बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पर, उसको पूर्वावलोकन के अंतर्गत देखना चाहें तो मध्यकालीन भारत में महमूद गजनी खुरासान शासकों ने देख लिया है। महमूद गजनी के प्रमुख आक्रमण मोहम्मद गौरी अलबरूनी दिल्ली सल्तनत को हमने देखा। इसमें प्रमुख रूप से 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसके अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये तुर्क थे, यानी 3 इसमें तुर्क थे, अरब के सैयद वंश, और आखिरी जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अफगान के लोधी वंश थे। इस पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा कर लिया है। गुलाम वंश या ममलूक वंश में जो 11 महत्वपूर्ण शासक हुए, उस पर भी प्रत्येक शासक के बारे में चर्चा कर लिया है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलवन, इल्तुतमिश, खिलजी वंश को भी हमने देखा, जो कि सल्तनत काल में सबसे छोटा राजवंश था या वंश था। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण पद अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान, जिसमें उत्तर भारत में 6 अभियान और दक्षिण भारत में जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में 5 महत्वपूर्ण अभियान शामिल थे। इसके बाद तुगलक वंश को हमने देखा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इत्यादि को हमने देखा, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश को भी हमने देखा। इसके बाद सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों तथा उनके कार्य को हमने देखा और सल्तनत काल के प्रमुख विभागों को भी हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। सल्तनत काल के प्रमुख विभाग को भी हमने देखा, सल्तनत काल के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाओं को भी हमने महत्वपूर्ण रूप से वीडियो में समझने का प्रयास किया। इसके बाद सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश से महत्वपूर्ण रूप से जौनपुर, जिस भारत का सिराज, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, मेवाड़ इत्यादि को भी देखा। विजयनगर साम्राज्य, जिसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया, जिसमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आखिरी में आरवीडू वंश ने शासन किया है। और इसमें कृष्णदेव राय सबसे महत्वपूर्ण शासकों में शामिल रहते हैं। बहमनी राज्य को भी हमने देख लिया है, जो कि बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित होते हैं। इसके बाद धार्मिक आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत सूफी धर्म को हमने देखा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाकर अपलोडेड है। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हमने शंकरदेव जो असम क्षेत्र से, चैतन्य महाप्रभु, वरकरी संप्रदाय यानी विठल संप्रदाय, रामदास और अन्य प्रमुख संत संप्रदाय दक्षिण भारत में वैष्णव मत इत्यादि को भी समझ लिया है। इसके बाद सिख धर्म में गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं, इनको देखा। और 10 जो महत्वपूर्ण सिख गुरु, उनके योगदानों को भी हमने इस लेक्चर में समझा है। अब यहाँ पर देखते हैं उससे आगे जो है सल्तनत बल्कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल साम्राज्य को हम देखेंगे। तो मुगल साम्राज्य को इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं, यानी पृष्ठभूमि को देख लें। तो बाबर, यहाँ बाबर देखें, जो कि इसका संस्थापक रहा है। इसका समय देखें 1526 से 1530 तक का इसका समय रहा है। तो इसके बारे में देखें, इसका पूरा नाम यानी बाबर का पूरा नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम है। इस नोट्स में हम देखेंगे। तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 यानी इसका जन्म जो है फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। तो इसके नोट्स के अंतर्गत देखें तो स्थापना बाबर करता है 1526 ईस्वी में। मुगल, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर जो है मुगल तुर्क था एवं सुन्नी मुसलमान था। और इसमें देखें तो यह है पितृपक्ष से तैमूर वंश, यानी पिता की तरफ से यह तैमूर वंशज था।
मातृ पक्ष से चंगेज खान का वंशज था, यानी कि माता जो है चंगेज खान के वंश के थे और पिता जो थे वे तैमूर वंश से संबंधित थे। तुजुक ए बाबरी आत्मकथा, यानी इसकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो है तुजुक ए बाबरी है, तुर्की भाषा में लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है। चतगाई वंश की नींव रखी, इसने चतगाई वंश की नींव भी रखी। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। 11 वर्ष की आयु में यानी 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। हमने देखा कि फरगना इसका बर्थ प्लेस है और ध्यान देना कि 11 वर्ष की आयु में 1494 में ईस्वी में, क्योंकि इसका जन्म 1483 में हुआ था, 1483 में इसका जन्म हुआ था, तो 11 साल बाद यानी 11 वर्ष की आयु में यह फरगना की गद्दी पर बैठा। 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की, ध्यान देना है 1507 ईस्वी में इसने पादशाह की उपाधि धारण की। इसके पहले मिर्जा की उपाधि धारण की, इससे पहले जो पादशाह से पहले इसने मिर्जा की उपाधि धारण की थी। इसके पुत्र देखें तो 4 इसके पुत्र रहे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंडाल इसके 4 पुत्र थे। यानी हमने देखा कि सबसे पहले इसने मिर्जा की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा पादशाह और कलंदर की उपाधि भी इसने धारण किया था बाबर ने। और हमने देखा इसके 4 पुत्र थे, इन पुत्रों का नाम को हमने देख लिया। और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जो इसकी पुत्री थी, अर्थात हुमायूं की बहन, या इन चारों की बहन एक थी गुलबदन बेगम। और इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि बाबर ने 1507, हमने देखा ये 1507 है, बाबर ने 1507 इसमें बादशाह यानी बादशाह की उपाधि, बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। यानी ध्यान देना है कि किसी तैमूर शासक ने उपाधि नहीं धारण की थी, इसको सर्वप्रथम बाबर ने धारण किया। ध्यान दें कि पानीपत के युद्ध से पहले, यानी पानीपत का इसका महत्वपूर्ण युद्ध रहा, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, यानी 4 बार आक्रमण किया था। सबसे पहले उसको देखें तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, यानी पानीपत के शामिल कर लें तो कुल बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यानी इसका पहला अभियान कब शुरू होता है, 1519 ईस्वी में शुरू होता है भारत पर आक्रमण, और पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को होता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब इससे पहले देख लेते हैं बाबर का योगदान क्या था। आगरा में ज्यामिति विधि से बाघ नूरे अफगान लगाया, यानी नूरे अफगान किसने लगाया, तो यह बाबर ने लगाया है। ज्यामिति विधि से बाघ यह संबंधित है। गज ए बाबरी नामक पैमाना इसने चालू किया, गज ए बाबरी नामक पैमाना इसने चालू किया। काव्य संग्रह दीवान जो तुर्की भाषा में है, इसके समय में हुआ। मुबयान यानी मुबयान नामक पद्य शैली का विकास, यानी इसी के समय में मुबयान नामक पद्य शैली का विकास हुआ, यानी लेखन शैली है। तोपखाने का प्रयोग भारत में शुरू जो है बाबर ने ही करवाया। हमने देखा कि इसकी जो 2 उपाधियां, एक तो 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता, उससे पहले उसने मिर्जा की उपाधि धारण कर लिया था। तो इसमें देखें गाजी की उपाधि धारण किया था, बादशाह या बादशाह की। इसके अलावा कलंदर की उपाधि इसने धारण की थी, तो बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसको हम देखेंगे आगे कि गाजी की उपाधि कब धारण की थी। तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर जो है खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसमें यह देखें कि यह जो मुबयान नामक पद्य शैली का विकास इसके समय में हुआ। तो यह ध्यान दें कि बाबर को मुबयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है, यानी इसका जो है जन्मदाता जो है यही बाबर है। और तोपखाने का प्रयोग भारत में शुरू किया इसने, तो इसको हमने देख लिया था कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। और इसके 2 निशानेबाज कौन थे, उस्ताद अली मुस्तफ़ा थे। तो आगे देखते हैं बाबर संबंधी अन्य जानकारी को इसमें देखें। अन्य जानकारी में क्या है कि बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण आलमा खां, दिलावर खां और राणा सांगा ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था, तो आलमा खां, दिलावर खां और राणा सांगा ने दिया था। इसमें ध्यान दें कि जो खानवा का युद्ध है, जिसके विजय के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है।
राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। तो इसमें बाबर विजयी होता है और जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। तो 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो आगे हम इसमें देखेंगे इसके बारे में। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। यानी इसकी ऑटोबायोग्राफी देखें तो तुजुक ए बाबरी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा है, इसको बाबरनामा भी कहते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। यानी पहले ये किस में था, तुर्की भाषा में, मूल रूप से तुर्की भाषा में इसने बाबरनामा लिखा है ऑटोबायोग्राफी, लेकिन बाद में जो अब्दुल रहीम खान खाना है उसका अनुवाद फारसी में किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनकी बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ध्यान दें कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। इसके बाद अन्य फैक्ट में बाबर के बारे में हम देखें, दूसरा देखें तो पहला हमने देख लिया है कि आमंत्रण इसको 3 लोगों ने दिया था, आलमा खां, दिलावर खां और राणा सांगा ने। दूसरा देखें तो भारत पर बाबर का पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर हुआ। इसको हमने देख लिया था कि बाजौर पर हुआ था और यह यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध हुआ था। यानी कुल मिलाकर बाबर जो बाबर है भारत पर 5 आक्रमण किया था और पहला आक्रमण इसका जो है 1519 में रहा। 1530 ईस्वी में आगरा में मृत्यु, 1530 ईस्वी में आगरा में मृत्यु। पहले आगरा के आराम बाग फिर काबुल में दफनाया गया। पहले से कहाँ पर, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, इसके बाद काबुल में इसको दफनाया गया। यानी देखें इसका जो है भारत के बाहर जो है वह कब्र है बाबर का। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि इसका देखें जो मकबरा वह काबुल में यानी भारत के बाहर है। इसके अलावा जो है मुगल काल में जो 6 महत्वपूर्ण शासक रहे उसमें बाबर के अलावा जो है जहांगीर का भी जो मकबरा है या कब्र है वह भारत के बाहर है, अर्थात उसको जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया है जहांगीर को, और आपने देखा कि बाबर को भी काबुल में दफनाया गया। 2 जो है भारत के बाहर हैं, शेष 4 जो उनका जो मकबरा है या कब्र भारत में है। यानी 6 महत्वपूर्ण शासकों में संस्थापक बाबर रहा। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं के बाद देखें तो अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब जो है महत्वपूर्ण शासकों के अंतर्गत आता है। इसके बाद 15 जो आते हैं उत्तरकालीन मुगल यानी मुगल के विघटन के समय जो है 15 महत्वपूर्ण शासक आते हैं, लेकिन 6 अति महत्वपूर्ण है मुगल काल के दौरान। इसके बाद देखें तो यह है कलंदर की उपाधि उदारता के कारण। हमने देखा था कि बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। बंगाल शासक नुसरत शाह ने बाबर से संधि की थी। यानी बंगाल का शासक जो नुसरत शाह था वो बाबर से क्या किया था, संधि किया था। चलिए अब देखते हैं इसमें बाबर के युद्ध यानी बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और विरोधी तथ्य। यानी इसमें देखें 4 तो आपके यहाँ पर रहे ही, 4 महत्वपूर्ण युद्ध जो है, यानी कहने का आशय हुआ कि पानीपत के युद्ध से पहले 4 आक्रमण कर लिया था। 5वां ये पानीपत का युद्ध रहा, 6वां खानवा और 7वां चंदेरी और 8वां घाघरा का रहा। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कुल मिलाकर 8 युद्ध किया है और पानीपत के युद्ध से पहले उसने 4 आक्रमण किए थे भारत पर। और पहला हमने देख लिया था कि यह बाजौर में किया था, बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था, यूसुफ जाय के विरुद्ध था। इसका जो महत्वपूर्ण युद्ध शुरू होता है वह पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू होता है, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध देखें तो 21 अप्रैल, ध्यान देना कि इसका डेट भी याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध होता है। तथ्य इसमें क्या है कि तुलगुमा युद्ध पद्धति यानी उज्बेक एवं तोप का प्रयोग किया। पूर्व में ही देख लिया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति तोपखाने का प्रयोग किया था, जिसमें उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो इतिहास में पानीपत के देखें 3 युद्ध शामिल हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर के समय था, द्वितीय युद्ध जो अकबर के समय होता है, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है वह तो यानी पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में होता है। प्रथम हमने देख लिया, आखिरी जो है 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी। जबकि पानीपत की दूसरी लड़ाई देखें, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को ध्यान रखना है कि यानी इसके देखें तो 30 साल बाद यानी प्रथम के 30 साल बाद अकबर के समय में होती है। तो यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है।
तो हमने पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्धों को समझ लिया। आगे हम द्वितीय और तृतीय को देखेंगे। यहाँ प्रथम युद्ध को हमने देख लिया। यह नोटेड पॉइंट है कि किसके बीच ये हुआ और कब हुआ और इसमें क्या मेन फैक्ट थे, इसको ध्यान देना है। इसमें इब्राहिम लोदी को देखें, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। और लोदी वंश जो है वह सल्तनत काल में अंतिम वंश था जो अफगानी थे। यहाँ पर देख सकते हैं लोदी वंश जो यह रहा दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य रहा। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य रहा और लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर अंतिम वंश भी था। तो इब्राहिम लोदी यह रहा। इब्राहिम लोदी जो आखिरी लोदी वंश का शासक था। इसका संस्थापक जो था बहलोल लोदी था और सिकंदर लोदी इसमें महत्वपूर्ण, जिसने आगरा शहर की स्थापना किया। और इसने यानी इस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा कर चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के समय हुआ था और ये लोदी वंश का अंतिम शासक रहा। इसी समय में जो है घटोली या खातोली का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। अगला इसका देखें, बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध में दूसरा खानवा का युद्ध, इस पर हमने चर्चा के लिए। इसका समय देखें तो 17 मार्च 1527 को होता है। इस किसके विरुद्ध होता है? राणा सांगा के विरुद्ध होता है। और इसमें तथ्य था जिहाद का नारा तमगा कर समाप्त गाजी की उपाधि धारण करता है। यानी खानवा के युद्ध के बाद, खानवा युद्ध में विजय या राणा सांगा पर विजय के बाद जो है यह आपका जो है गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर। तीसरा इसका महत्वपूर्ण युद्ध देखें तो यह आपका चंदेरी का युद्ध है। यह डेट भी याद रखना है कि 29 जनवरी 1528 को होता है। इसके विरोधी मेदिनी राय, मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय रहे हैं। इनके विरुद्ध ये चंदेरी का युद्ध था। बाबर इसमें विजयी था। घाघरा का युद्ध देखें, इसका अंतिम युद्ध था भारत में। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को रहा। यह अफगानों के विरुद्ध रहा। इसमें बाबर का अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध। तो बाबर द्वारा लड़े गए ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध रहे, इनका याद रखना है। और किनके विरुद्ध हुआ इन सबों का डेट भी याद रखना। सबसे पहले 1526 है, 27 है, 28 है और 29 है। और किसके विरुद्ध रहा? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगान के विरुद्ध। और यह मेन फैक्ट इसमें शामिल है। मेन फैक्टों में पहला ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है तोप का प्रयोग किया और कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तो दूसरा भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें गाजी की उपाधि धारण किया, जिहाद का नारा दिया था, तमगा कर समाप्त किया था। अब इसमें नोट देख लेते हैं। इसमें नोट क्या है? तो तुजुक ए बाबरी के अनुसार राणा सांगा, कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली शासक 2 हिंदू राजे थे। कृष्णदेव राज को हमने देख लिया है, राणा सांगा को भी हमने देख लिया है। तो इसमें देखें तो जो कि एक बाबरी या जो बाबरनामा है जो उसकी आत्मकथा, उसमें राणा सांगा और कृष्णदेव राय को यह सबसे शक्तिशाली शासक बताता 2 हिंदू राज्यों में। तुझे की बाबरी बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे, जिसमें उसने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। और भारत में तोप का प्रयोग करने वाला बाबर पहला आक्रमणकारी था। तो बाबर जो अपने बाबरनामा में जो महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली शासकों की बात करता है उसमें कृष्णदेव राय को देख सकते हैं जो विजयनगर साम्राज्य में है। और यह तुलु वंश जो है तीसरा वंश है इसमें विजयनगर साम्राज्य में। पहला इसमें संगम है, दूसरा सालू है, तीसरा तुलु है और आखिरी में आरविडु वंश है। तो ये कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है। 1509 से 1529 ईस्वी का समय। तो बाबर ने इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। राणा सांगा जी को भी कहा है। और इनकी रचना देखें तो राजनीतिक ग्रंथ इन्होंने क्या लिखा है? आमुक्त मालयद जो है कृष्णदेव राय जी ने लिखा, आंध्र भोज उपनाम से, इत्यादि जो ये जानकारी है। इनके समय में डोमिंगो पायस बारबोसा पुर्तगाल इनके समय भारत आया था। और ये सारी जानकारी हमने पूर्व लेक्चर में देख लिया। अष्टदिग्गज नामक विद्वान इनके दरबार में रहते थे। सबसे प्रसिद्ध तेनाली रामकृष्ण थे। तो ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, सारे लेक्चर सर्च करके देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी खानवा युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा जी और बाबर के बीच में होता है। इसमें देखें तो सांगा ने यह सोचा कि दिल्ली और आगरा खजानों को हथिया कर तैमूर की तरह बाबर भी वापस चला जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि बाबर का इरादा भारत में टिकने और एक नए साम्राज्य की स्थापना करने का है तो पूरा संदर्भ भी बदल गया। सांगा के दृष्टिकोण से ऐसा साम्राज्य तो उसके लिए लोदियों से भी बड़ा खतरा था। इसलिए पानीपत की लड़ाई के बाद सांगा ने एक महागठजोड़ तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी जो बाबर को या तो भारत छोड़ने पर या पंजाब तक सीमित रहने पर मजबूर कर दे। इसमें ध्यान दें कि फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा, फतेहपुर सीकरी जो देखें तो आगरा के पास है, तो फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में 16 मार्च जो कि 17 मार्च दिया है, 16 मार्च या 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच जो लड़ाई हुई उसका विस्तृत वर्णन इसमें नहीं किया गया है, बल्कि विस्तृत वर्णन हम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें देखें, लेकिन इसके कुछ पहलुओं को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। राजस्थान के लगभग सभी राजपूत राजाओं ने राणा का साथ दिया था, जिसमें दक्षिण और पश्चिम राजस्थान के हाड़ौती, जालौर, सिरोही और डूंगरपुर राज्य शामिल थे और पूरब के डूढांठ था आम्बेर भी। मारवाड़ का राव गंगा खुद तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन मेड़ता के रायमल और रतन सिंह के अधीन एक टुकड़ी और भेज दी। मालवा का राव मेदिनी राव भी शामिल होता नहीं जो खानवा का युद्ध था। इसमें
जो मालवा का राव मेदिनी राव शामिल हुआ, जिसमें चंदेरी के युद्ध में इसको हरा देता है, जो कि मालवा का राजपूत शासक था। यह खानवा के युद्ध में शामिल हुआ था राणा सांगा के साथ। और साथ में सिकंदर लोदी का छोटा बेटा महमूद लोदी भी शामिल था, जिसे अफगानों ने अपना सुल्तान घोषित कर दिया था। यद्यपि उसके पास कोई जागीर नहीं थी, तथापि वो 10,000 अफगान उसके अधीन एकत्र हो गए थे। और इसमें नोटेड है कि अपने 12,000 सैनिकों के साथ हसन खां मेवाती भी, जो एक तरह से मेवात का राजा ही था, शरीक हो गया। जो अफगान बाबर का विरोध कर रहे थे, उनकी निंदा करते हुए उन्हें वो काफिर और मुल्हिद अर्थात ऐसे लोग जो इस्लाम के विमुख हो गए कहता था। इससे प्रकट होता है कि ये शब्द अक्सर धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक अर्थ में भी इस्तेमाल किए गए। इस प्रकार राणा सांगा राजपूत अफगान संधि का प्रतीक था, जिसका घोषित उद्देश्य बाबर को भारत से बाहर करना और लोधी साम्राज्य को फिर से स्थापित कर देना था। इसलिए खानवा की लड़ाई को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता, न उसे भारत में राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित करने की राजपूती आकांक्षा से उत्पन्न संघर्ष माना जा सकता है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि ऐसा लगता है कि सांगा ने पानीपत में बाबर द्वारा अपनाई गई लड़ाई की युक्तियों से कोई सबक लिया हो। उसे अपने हाथियों और तलवार बाजों पर गर्व था और आम दस्तूर के मुताबिक उसने बाबर के दाएं बाजू पर भयानक आक्रमण कर दिया। उसने उसे तितर बितर कर दिया, लेकिन इन मौके पर बाबर ने कुमक भेज दी। एक बार जब राजपूतों उनके अफगान साथियों की बढ़त को रोक दिया गया, तो बाबर के घूम घूम कर हमला करने वाले दस्ते यानी तुलगुमा भी हरकत में आ गए। गाड़ियों और बंदूकचियों को आगे बढ़ने को कहा गया। इस प्रकार राणा और उसके साथियों को घेर लिया गया। प्रबल विरोध के बावजूद राणा को घोर पराजय का मुख देखना पड़ा। चलिए, इसमें ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं, अन्यथा यह जो है इसका जो है सामान्य बल्कि कॉमन हिस्ट्री न रह करके डिटेल हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा। इसको हम संक्षेप में समझ रहे हैं, जो पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में हमने देखा मुगल साम्राज्य में बाबर जो इसका संस्थापक रहा, इसके बारे में संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया और उसके महत्वपूर्ण जानकारियों को देखा। इसके बाद मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो इसका पुत्र जो है हुमायूं, इसके बारे में देखेंगे। इसमें हमने देखा था कि जो इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसमें लोदियों और राणा सांगा के बीच खातौली की लड़ाई हुई थी, जिसमें देखें तो लोदियों और राणा सांगा के बीच खतौली की लड़ाई में बहुत से अफगान सरदार राणा सांगा के पक्ष में चले गए थे। अभी हमने देखा कि जो इसमें दौलत खां है, यानी जो दिलावर खां रहा, इसका पिता जो है दौलत खां है। तो दौलत खां लोदी अपने प्रदेश की आमदनी का हिसाब चुकता करने में पिछड़ गया और उसे युवा सुल्तान जो इब्राहिम लोदी था, युवा सुल्तान द्वारा अपने खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आशंका थी। 1521-22 में उसने अपने बेटे दिलावर खां जो है, इसका पिता दौलत खां था, खां को बाबर के पास काबुल भेजा। दिलावर खां ने बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। उसने बाबर से कहा कि इब्राहिम लोदी अत्याचारी शासक है और उसने सिकंदर लोदी के सरदारों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा बिना किसी कारण के उसमें से 25 को मौत के घाट उतार दिया। उसने दावा किया कि उसे बाबर के पास बहुत से सरदारों ने भेजा था जो उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा देखें तो अपने खिलाफ इब्राहिम लोदी की सफलता से हताश होकर बहलोल लोदी का बेटा, यानी बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी भी, ये आलमा खां लोदी जो लिखा गया है, बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी भी काबुल पहुंचा। लगता है किसी समय बाबर ने राणा सांगा का भी एक दूत मिला। बाबर के अनुसार राणा ने प्रस्ताव किया कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तभी राणा आगरा पर हमला कर देगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन दूतों के आगमन से उसे यकीन हो गया कि भारत को जीतने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल परिपक्व हो चुकी है। इसके बाद इसमें देखें तो दौलत खां लोदी, जिसने बाबर को आमंत्रित किया था, परिस्थितियों के तर्क को नहीं देख पाया। वह यह भी नहीं देख पाया कि इस संघर्ष में तो वह केवल बलि का बकरा ही बन सकता था। उसके बेटों को इसका एहसास था, सो उन्होंने अपने पक्ष में चुन लिया। दिलावर खां बाबर से जा मिला और गाजी खां उसके खिलाफ खड़ा हुआ। दौलत खां बाबर के प्रति समर्थन और विरोध के बीच झूलता रहा और उसका हश्र बहुत खराब हुआ। यानी बाबर का उत्तराधिकारी जो हुमायूं बना, देखें तो अपने पिता यानी बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल, यानी कामरान जो था इसको काबुल और कंधार, यानी कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़, यानी ये जो मिर्जा है आपका हिंडाल है, इसको जो है अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। हुमायूं के बारे में, मुगल साम्राज्य का जो हुमायूं रहा, इसके बारे में जो इसका समय 1530 से 1556 ये रहा, उसी बीच में से सूरी भी था जो अकबर द ग्रेट का अग्रगामी था। तो
इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हुमायूं, शेर शाह सूरी और मुगल काल के जो महत्वपूर्ण शासक लेक्चर में कवर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।